तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे बिजनेसमैन की जिनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसे इंसान की जिसने न सिर्फ एक कंपनी बनाई बल्कि भारत में बिजनेस करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। उनकी बनाई कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज आज कितना कमाती है, जरा अंदाजा लगाइए। ये कंपनी हर एक मिनट लगभग 2 करोड़ रुपए कमाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, हर मिनट 2 करोड़। पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या है कि इस इतने बड़े एम्पायर की शुरुआत एक ऐसे नौजवान ने की थी जो कभी यमन में एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट का काम करता था। तो सवाल यही उठता है, आखिर एक साधारण सा लड़का जिसके पास ना कोई बड़ी डिग्री थी, ना कोई खास पैसा, आखिर वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर कैसे पाया? चलिए आज उनकी इसी कहानी को, उनके सोचने के ढंग को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ से। यहाँ एक स्कूल टीचर के घर में सिर्फ 2 कमरों के मकान में 7 लोगों का परिवार रहता था। सोच के देखिए हालात कितने साधारण थे, लेकिन धीरू भाई के सपने वो बिल्कुल भी साधारण नहीं थे। उनके अंदर ना बचपन से ही एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था कि वो यहाँ छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं बने हैं, उन्हें कुछ बड़ा करना है। और इसी सोच के साथ सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में वो घर से हजारों किलोमीटर दूर अदन के लिए एक जहाज पर निकल पड़े। लगभग 10 साल वहां बिताने के बाद 1958 में वो एक्सपीरियंस और एक बहुत बड़ा सपना लेकर इंडिया वापस लौटे। अदन में उनके एक पुराने बॉस ने सालों बाद याद करते हुए बताया था कि धीरू भाई के चलने का तरीका ही सबसे अलग था। उनके कदम भारी और तेज होते थे, मानो उन्हें कहीं बहुत जल्दी पहुंचना हो और वक्त बहुत ही कम हो। असल में ये उनके सोचने का तरीका था, हमेशा आगे देखो और तेजी से बढ़ो। और अदन में ही उन्होंने अपना पहला बड़ा बिजनेस मूव चला। उन्होंने एक ऐसी चीज नोटिस की जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। वो ये कि यमनी रियाल के सिक्कों में जो चांदी लगी है उसकी बाजार में कीमत सिक्के की असल कीमत से ज्यादा थी। तो बस उन्होंने सिक्के खरीदना शुरू किए, उन्हें पिघलाकर चांदी निकाली और उस चांदी को लंदन के बाजार में बेच दिया। कुछ ही महीनों के अंदर उन्होंने लाखों कमा लिए। ये उनकी सोच का पहला बड़ा उदाहरण था, मौका वहां ढूंढो जहां कोई और देख भी नहीं रहा। तो लगभग 10 साल अदन में बिताने के बाद धीरू भाई इंडिया वापस आ गए। अब नौकरी करने का नहीं बल्कि अपना खुद का एम्पायर बनाने का टाइम था। उन्होंने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत की। अब देखिए, उस जमाने में इंडिया में बिजनेस करना बहुत मुश्किल था। सरकार का लाइसेंस राज था, मतलब हर काम के लिए परमिट और लाइसेंस चाहिए होता था। ये सिस्टम ज्यादातर व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट था। लेकिन जहां बाकी लोगों को सिर्फ नियम और रुकावटें दिख रही थीं, धीरू भाई को एक जबरदस्त मौका नजर आया। उन्होंने देखा कि इंडिया में पॉलिएस्टर धागे की जबरदस्त मांग थी, पर उसे इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन कपड़ा एक्सपोर्टर्स से उनके बिना इस्तेमाल हुए इंपोर्ट लाइसेंस खरीदने शुरू कर दिए। बस इस एक चाल से उन्होंने सिस्टम को तोड़े बिना उसी सिस्टम का इस्तेमाल करके भारत के सिंथेटिक धागे के बाजार पर एक तरह से कब्जा कर लिया। बिजनेस तो तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन धीरू भाई और उनके पार्टनर चंपकलाल की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। धीरू भाई का एक ही सिद्धांत था, बड़ा सोचो और बड़ा रिस्क लो, जबकि चंपकलाल हमेशा सेफ खेलना चाहते थे। ये सिर्फ एक असहमति नहीं थी, ये बिजनेस करने के 2 बिल्कुल अलग तरीकों का टकराव था। और आखिरकार 1965 में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। अब धीरू भाई सिर्फ धागे के व्यापारी नहीं रहना चाहते थे, वो बाजार बनाना चाहते थे, उसे अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। और यहीं से उन्होंने इंडिया के 2 बड़े बाजारों, कपड़ा और स्टॉक मार्केट की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। उन्होंने गुजरात में एक फैक्ट्री लगाई और अपना कपड़ा ब्रांड लॉन्च किया, विमल। उनका आइडिया एकदम क्रांतिकारी था, आम लोगों के लिए एक प्रीमियम क्वालिटी का कपड़ा। ओनली विमल की टैगलाइन, उस पर जबरदस्त एडवर्टाइजिंग और भारत के लिए बिल्कुल नया फ्रेंचाइजी मॉडल, इन सब के साथ विमल देखते ही देखते घर घर में एक जाना माना नाम बन गया। लेकिन विमल को और बड़ा बनाना था और उसके लिए चाहिए थे पैसे। तो 1977 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इंडियन फाइनेंस की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने रिलायंस का आईपीओ लॉन्च किया और शेयर बाजार को, जो अब तक बड़े बड़े उद्योगपतियों का क्लब हुआ करता था, उसे सीधे भारत के आम मिडिल क्लास परिवार तक पहुंचा दिया।
उन्होंने ये पक्का किया कि हर कोई इन्वेस्ट कर सके, इसलिए हर शेयर की कीमत सिर्फ 10 रुपए रखी गई। ये एक इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा था, ये एक आंदोलन जैसा था। और लोगों ने उन पर भरोसा भी खूब दिखाया। आईपीओ 7 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइब हुआ, जो उस वक्त अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और रिटर्न कुछ ही महीनों में शेयर की कीमत 50 रुपए तक पहुंच गई, यानी इन्वेस्टर्स का पैसा सीधा 5 गुना हो गया। इस एक आईपीओ ने धीरू भाई को छोटे इन्वेस्टर्स का हीरो बना दिया और सही मायनों में भारत में इक्विटी कल्चर की शुरुआत की। फिर आया साल 1982। कलकत्ता के कुछ बड़े स्टॉक ब्रोकर्स के एक ग्रुप ने, जिन्हें बियर कार्टेल कहते थे, रिलायंस के शेयर्स को शॉर्ट सेल करके गिराने की कोशिश की। शेयर की कीमत 131 से 121 पर आ भी गई। लेकिन तभी अचानक कुछ रहस्यमयी खरीदारों ने बाजार में बिक रहे रिलायंस के सारे शेयर खरीदने शुरू कर दिए। हफ्तों तक ये लड़ाई चली और आखिर में रिलायंस का शेयर 201 रुपए के नए पीक पर पहुंच गया। बियर कार्टेल तबाह हो गया। बाद में पता चला कि उन खरीदारों के पीछे कोई और नहीं, खुद धीरू भाई अंबानी थे। देखिए, धीरू भाई की सफलता की कहानी सिर्फ बिजनेस की शानदार रणनीतियों की नहीं है, इसमें राजनैतिक समझ, जबरदस्त दुश्मनी और एक बहुत बड़ी पर्सनल लड़ाई भी शामिल है। धीरू भाई ये अच्छी तरह जानते थे कि लाइसेंस राज में सिस्टम को समझना और उसके साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। उन पर अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल करने, अपने दुश्मनों के खिलाफ मीडिया कैंपेन चलाने और सरकारी नीतियों को अपने फायदे में मोड़ने के कई गंभीर आरोप लगे। उन्होंने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन ये सच है कि वो एक बहुत ही मुश्किल माहौल में अपने एम्पायर को बना भी रहे थे और बचा भी रहे थे। और इसी उथल-पुथल के बीच 1986 में उन्हें एक बड़ा स्ट्रोक आया, जिससे उनके शरीर का दाहिना हिस्सा पैरालाइज हो गया। कई लोगों ने तो ये मान लिया कि धीरू भाई का दौर अब खत्म। लेकिन कुछ महीनों बाद जब वो इंडिया लौटे तो उनकी आंखों में वही आग थी। शरीर भले ही कमजोर पड़ गया था, पर दिमाग पहले से भी ज्यादा तेज चल रहा था। अब धीरू भाई अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने को हकीकत में बदलने वाले थे। एक ऐसा सपना जो रिलायंस को सिर्फ एक टेक्सटाइल कंपनी से कहीं ज्यादा बड़ा बनाने वाला था। उनका विजन था बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसका मतलब था प्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस पर कंट्रोल। कच्चे तेल को रिफाइन करने से लेकर उससे पेट्रोकेमिकल्स बनाने, फिर पॉलिएस्टर का धागा बनाने और आखिर में विमल जैसा कपड़ा तैयार करने तक सब कुछ खुद करना। ये आत्मनिर्भरता और मार्केट पर पूरी तरह से कंट्रोल करने का एक ग्रैंड प्लान था। इस सपने की नींव 1982 में पतालगंगा प्लांट से रखी गई। 1989 तक पेट्रोकेमिकल प्लांट्स भी बन गए और फिर आखिरकार 1993 में धीरू भाई ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का ऐलान किया, जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी रिफाइनरी बनाना। साल 2000 में जब ये रिफाइनरी चालू हुई तो ये उनके जीवन के सबसे बड़े सपने के सच होने का सबूत थी। धीरू भाई अक्सर एक बात कहते थे, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और दूसरों से आगे सोचो। इसी फिलॉसफी के साथ एक गांव के स्कूल टीचर के बेटे ने भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनाई और लाखों भारतीयों को ये हिम्मत दी कि वो भी बड़े सपने देख सकते हैं। ये धीरू भाई अंबानी की कहानी थी।